हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का आप सभी को वेट था और आप सबको पता है कि क्लास नाइन्थ का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। तो क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी साइंस की जो है वो आ चुकी है और उसका नाम दिया गया है एक्सप्लोरेशन। इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर जो है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं और क्या क्या चीजें सेम हैं, वो सब कुछ आपको बताई जाएंगी और नई चीजें सिखाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2, जिसकी हेडिंग है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पहले इस चैप्टर का नेम हुआ करता था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर दोनों ही हेडिंग को मैं कंपैरिजन करूं तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया गया है। लेकिन जब नया नाम दिया गया है तो कुछ चीज नई ऐड की गई होंगी चैप्टर में, बिल्कुल की गई हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं उनको हमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ और चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि भाई हम ये तो बोल देते हैं कि लिविंग की बेसिक यूनिट सेल होती है। ये सेल बनी कैसे, ये भी हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। मतलब लाइफ जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पे, वो चीजें हमें समझाई गई हैं। इसके अलावा एक सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, तो माइक्रोस्कोप कैसे डेवलप हुए उनके बारे में भी हमें बताया गया है। सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप के होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन होता है, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स, इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा बताया गया है। सेल की ग्रोथ कैसे रेगुलेट होती है वो चीजें हमें और अच्छे से समझाई गई हैं। जैसा कि बुक का नेम भी चेंज किया गया है, पहले साइंस बोला जाता था, अब एक्सप्लोरेशन नाम रख दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यू न्यू चीजें एक्सप्लोर की गई हैं इस बुक में। हम एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और हर चीज को अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया जाएगा आपको हर एक चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि सेल बनी कैसे। हम ये तो बोल देते हैं कि लिविंग में सेल होना जरूरी है। चलो ये बात पहले भी समझा देती हूँ आपको। एक दो लाइन याद कर लो अभी आप, वैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना तब तक वो चीजें आपको इजीली खुद ही समझ में आ जाएंगी। एक बात तो एक याद कर लो कि अगर कोई लिविंग है, अगर कोई लिविंग है तो लिविंग होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें सेल होना जरूरी है। अगर सेल नहीं होगी तो हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे, ये बात फिक्स है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वायरस। वायरस जो है इसको हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल भी प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली वायरस में होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसमें एक भी सेल नहीं होती है। तो वायरस को हम लिविंग के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो बेसिक बात क्या याद रखनी है कि अगर कोई लिविंग है तो उसमें सेल होगी, और अगर सेल होगी तो जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। सेल में, एक सेल में क्या क्या एक्टिविटी होनी है उन सब चीजों को कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। अभी नहीं समझ में आ रही होंगी आपकी ये चीजें, समझने की टेंशन भी मत लो, मैं सब समझा दूंगी। बस आप तो इतना ध्यान रखो कि अगर कोई लिविंग है तो उसमें सेल होगी, और सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि सेल में एक्टिविटी होनी है वो कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा तो सेल में एक्टिविटी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? दो चीजें याद कर ली, सेल है, लिविंग है तो सेल होगी, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा। अब अगर जेनेटिक मटेरियल है, अब अगर जेनेटिक मटेरियल है, मान लो ये सेल है, ये जेनेटिक मटेरियल, तो या तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक कवरिंग होगी जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर जो है वो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी। तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उस सेल को हम बोल देते हैं यूकैरियोट। और जिसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है उस सेल को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट। समझ में आया क्या बोला मैंने? लिविंग है तो सेल होगी, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा, और जेनेटिक मटेरियल के या तो चारों तरफ कवरिंग होगी या नहीं होगी। अगर कवरिंग होगी तो उस सेल को हम यूकैरियोट बोल देते हैं, और जहां पे कवरिंग नहीं होगी उसको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट। समझ में आ गया? बार बार देखना, चीजें याद हो जाएंगी।
अब चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले चैप्टर के बारे में ये बताया गया है कि भाई ये सेल जो आपने बोल दिया ना कि लिविंग होने के लिए सेल होनी चाहिए, ये सेल बनी कैसे? तो बेसिक आइडिया आपको मैं देती हूँ। देखो बेटा, जब अर्थ बनी तब हम कोई नहीं थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ठीक है ना, साइंटिस्ट का माइंड होता है क्यूरियोसिटी वाला। क्यूरियोसिटी मतलब उसको ये जानना होता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक्सप्लोर किया कि भैया अर्थ बनी कैसे होगी, बनी कैसे होगी, बनी कैसे होगी। तो कुछ ने अलग आइडिया दिए, कुछ ने कुछ आइडिया दिया, कुछ ने कुछ आइडिया दिया, कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया, लेकिन एक थ्योरी है और थ्योरी का नेम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है, किसने दी होगी? कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के दी होगी ये थ्योरी। किसने दी होगी? कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के दी होगी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि हमारी ये जो अर्थ, ये जो आपको अदर अदर प्लेनेट जैसे वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, हमारा सन हो गया, या और भी स्टार्स जो आपको दिखते हैं, वो जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना इस यूनिवर्स में, वो पहले अलग थे ही नहीं। तो फिर क्या थे? वो सब एक जगह थे, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर थी और इसी में ये सारे जो हैं मतलब एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट थे। फिर क्या होता है, इस बड़ी सी स्ट्रक्चर में बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जब चीजें ब्लास्ट होती हैं तो ये बड़ी सी स्ट्रक्चर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, ऐसी स्ट्रक्चर बन गई छोटे छोटे। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं इन्होंने ही मिलकर के हमारा यूनिवर्स बनाया। ये कौन बताता है हमें? ये हमें ये थ्योरी बताती है। अब ऐसे ही एक पार्ट जो है वो हमारी अर्थ होगी। अब अर्थ जो है उस पे हमें कंडीशन पढ़नी है कि अर्थ पे लाइफ बनी कैसे। अब जब शुरुआत में ब्लास्ट हुआ तो ये हर एक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा गर्म थी। हमें पता है जब कोई चीज गर्म होती है और उसको अगर हम फैला दें तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो हमारी अर्थ जो है वो आज रहने लायक कंडीशन है तो कैसे बनी होगी? ये अर्थ ने अपने आप को एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके अपने आप को क्या कर दिया? टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया। तो हमारी अर्थ पे पहले वाटर नहीं प्रेजेंट था, क्योंकि टेम्परेचर इतना है तो वाटर कैसे रहेगा? तो वाटर वेपर के फॉर्म, भाप के फॉर्मेट में प्रेजेंट था। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर जो है वो बारिश के फॉर्मेट में, जो वेपर थी ना वो बारिश के फॉर्मेट में हमारी अर्थ पे आई। खूब बारिश हुई, हजारों सालों तक बारिश हुई हमारे अर्थ पे। जो बड़े बड़े आपको ओशन दिखते हैं ना आज, वो ओशन तभी के बने हुए हैं। खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, लाखों सालों तक बारिश हुई, बड़े बड़े ओशन भर गए। अब दूसरी बात क्या थी उस टाइम में? हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमोस्फियर नहीं था। एटमोस्फियर क्या होता है? एयर का कुछ कंपोजिशन, मतलब हमारे चारों तरफ ये जो गैसेज है ना, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, न्यून है, ये सारी गैसेज जो है ना ये मिलकर के हमारा एटमोस्फियर बना रही है। तो हमारी चारों अर्थ के चारों तरफ एटमोस्फियर है। ये एटमोस्फियर उस टाइम नहीं था। एटमोस्फियर क्या करता है? अर्थ पे जो सन की हाई इंटेंसिटी की जो लाइट आती है, रेज आती है, उनको रोकता है ताकि हाई टेम्परेचर अर्थ पे ना आ सके। जैसे कि ओजोन लेयर जो है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, ओजोन लेयर क्या करता है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको क्या करता है? रोकता है। अब एटमोस्फियर था नहीं तो सन की हाई टेम्परेचर वाली लाइट आ रही है, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट आ रही है, पानी प्रेजेंट है, टेम्परेचर वाली लाइट आ रही है। अब ये जो वाटर प्रेजेंट था ना, इस वाटर में हुई केमिकल रिएक्शन। क्या हुई? केमिकल रिएक्शन। और वहां का टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर था वो भी ज्यादा था, मतलब खोलता हुआ पानी था, आप तो ये मान। और उस खोलते हुए पानी में केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन जब हुई तो पहली बार ऑर्गेनिक चीजें बनी। कार्बोहाइड्रेट बना, लिपिड बना, प्रोटीन बना, अलग अलग बना, केमिकल रिएक्शन। फिर ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के धीरे धीरे क्या बनने लगी? सेल बनने लगी। लेकिन जो फर्स्ट जो सेल बनी था वो एक सेल की थी, यूनिसेलुलर थी, और ऐसी स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर बनी। बस चारों तरफ लिपिड और प्रोटीन की लेयर बन गई, बीच में जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो गया। तो मतलब इस अर्थ पे जो पहले लिविंग बने वो प्रोकैरियोट थे और यूनिसेलुलर थे और हाई टेम्परेचर में बने, हाई हीट में बने। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं थर्मोफाइल्स। समझ में आ गई बात? अर्थ पे लिविंग बना कैसे? पहले मैंने क्या याद कराया? पहले मैंने बोला कि अगर कोई लिविंग है तो ये याद कर लो, तो उसमें सेल होगी। सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा,
जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ या तो कवरिंग होगी या नहीं होगी। अगर कवरिंग होगी तो उस सेल को हम यूकैरियोट बोलेंगे, और कवरिंग नहीं होगी तो उस सेल को हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। फिर मैंने आपको समझाया कि अर्थ पे लिविंग बनी कैसे, सेल बनी कैसे। तो ये जो प्लेनेट हैं, ये जो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये सब एक जगह थे, ये हमें थ्योरी बताती है, क्योंकि हम तो थे नहीं, हमें तो पता नहीं कि उस टाइम क्या हुआ होगा। तो इस थ्योरी में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि रियल में उस टाइम हुआ क्या होगा। वैसे और भी थ्योरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वैलिड है। ये थ्योरी ये बोलती है कि सारे जो प्लेनेट हैं, स्टार्स है, सब एक साथ थे, जो आज आपको अलग अलग दिख रहे हैं। फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, सब चीजें अलग अलग हो गई, टाइम के साथ में चीजें एक्सपेंड हुई, अपने आप को कूल डाउन किया। अर्थ पे पहले वाटर था नहीं, वाटर वेपर के फॉर्मेट में प्रेजेंट था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो खूब सालों तक बारिश हुई, बड़े बड़े ओशन बन गए। एटमोस्फियर था नहीं अर्थ के चारों तरफ, तो हाई इंटेंसिटी की लाइट रेगुलर आ रही थी, तो वाटर में केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन हुई तो उसकी वजह से पहले ऑर्गेनिक मटेरियल बना, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल पास पास आया, तो तब जाकर के क्या बना, फर्स्ट सेल बनी। और जो फर्स्ट सेल थी वो यूनिसेलुलर थे, उसमें भी अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट थे, हाई टेम्परेचर में हाई हीट में रह सकते थे, तो वो थर्मोफाइल्स थे। समझ में आ गया बात। अब धीरे धीरे इनमें चीजें चेंज हुई, प्रोकैरियोट से धीरे धीरे चीजें यूकैरियोट की तरफ बढ़ने लगी, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग आ गई, ये जो सेल है इसमें कुछ ऑर्गेनेल बनने लग गई। अब एक टर्म और आपको समझाती थी बेटा, एक सेल जो होती है ना, उसमें तीन चीजें मेनली होती है। क्या क्या होता है? एक तो सेल की आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये यूनिवर्सल होता है, मतलब सभी सेल में प्रेजेंट होगा, ये जो बात मैं बता रही हूँ। एक सेल के तीन पार्ट होते हैं, एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन जो हर सेल में होगी, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट। अब इसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग हो सकती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, वो कुछ कुछ में प्रेजेंट होगी। यूनिवर्सल है, सेल के तीन पार्ट होते हैं, सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। हर सेल में होता है जेनेटिक मटेरियल, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो धीरे धीरे हम समझाएंगे, ठीक है। हर सेल में होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल की चारों तरफ कवरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन फिक्स है, जेनेटिक मटेरियल फिक्स है, और सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल के जो बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात। अब सेल के तीन पार्ट बता दिए, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये तो इस सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक इसकी बाउंड्री डिसाइड करती है कि भाई सेल कहाँ तक है, तो बोली सेल की आउटर बाउंड्री देख लो, सेल मेम्ब्रेन, उससे पता चल जाएगा। दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है, ये सेल का ब्रेन होता है, सेल में जो भी काम होना है वो ये डिसाइड करेगा। तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, सेल में जो भी एक्टिविटी, भाई ये तो डिसाइड करता है काम होना है, वो काम होगा कहाँ, तो इस साइटोप्लाज्म में होगा। समझ में आ गया। सेल के तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल।